नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। यूपी कैटेट में हो या फिर JRF में हो, ICR में हो, उसमें भी पूछे जाते हैं, JRF में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, हम उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकास। तो जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो किसका है? ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और किससे लिया गया है? ओइकोनॉमिकास से, जिसका मतलब होता है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड्स एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। एक प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ही हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ, और उनकी एक बुक थी कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने सारे इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है द अर्ली फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो अर्ली फॉर्म है इकोनॉमिक्स का वो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी है। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर कम्स अंडर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ते हैं, तो वो आता है हमारा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। किसके? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन मेथोडोलॉजी एंड एन आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। तो अगर पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स हमारा साइंस है या आर्ट है, तो वो हमारा बोथ होगा, साइंस और आर्ट दोनों है। मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट में बात करें तो वो साइंस है, और इसके एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट में बात करें तो वो हमारा एक आर्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमारा प्राइस थ्योरी है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा इनकम थ्योरी होता है। क्या होता है? इनकम थ्योरी। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग फैक्टर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिसमें हम प्रोडक्ट प्राइजिंग की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर प्राइस थ्योरी दिया गया है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो प्रोडक्ट प्राइजिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर हमारे किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। जितना भी प्राइजिंग की बात होती है वो सब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, और इनकम की बात जब होती है तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। वांट्स, एफर्ट्स एंड सेटिस्फेक्शन सम्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर किनका सम है? वांट्स, एफर्ट और सेटिस्फेक्शन। जब हमारी कोई नीड होगी, जब हम कुछ चाहेंगे, तब हम उसके लिए क्या करेंगे? उसको पाने के लिए एफर्ट करेंगे। नॉर्मल सी चीज़ है कि इंसान की जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती हैं, सबसे पहले नीड्स होती हैं, तभी हम किसी चीज़ को पाने के लिए एफर्ट करते हैं, और जब हम उस चीज़ को पा जाते हैं तो फिर हमें सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये हमारा इन सब का सम हमारा क्या है? सब्जेक्ट मैटर है किसका? इकोनॉमिक्स का। डिवाइडिंग द मनी एमॉन्ग द फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी फैक्टर होते हैं उनके बीच में मनी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय रेंगर फ्रिस। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म किसने दिया था? वो दिया था रेंगर फ्रिस ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिंपली इनकम एनालिसिस। तो जैसे अभी हमने पहले भी बताया था कि जो इनकम थ्योरी है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट जब होगा तभी हमें इनकम की प्राप्ति होगी, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? इसका सबका एनालिसिस हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। अगला है इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली स्टडी ऑफ मैन एंड नॉट ऑफ वेल्थ। तो जनरली हमारे मन में मानसिकता क्या रहती है कि जो इकोनॉमिक्स की अगर बात आती है तो ये होता है कि पैसे से उसका अध्ययन करना, पैसे से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करना, यही सब हमारा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन रियलिटी में जो है इकोनॉमिक्स पैसे का नहीं बल्कि एक इंसान की स्टडी होती है कि कोई इंसान हो किस तरह से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कैसे वो
रुपयों का यूज करता है, कैसे अपनी नीड्स के लिए एफर्ट्स करता है, कैसे वो उस नीड्स को पूरा करता है, इन सब का स्टडी हमारा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, ना कि सिर्फ उसमें मुद्रा का या पैसों का स्टडी करते हैं। अगला है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इनटू कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी किन चीज़ों पर डिपेंड है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों चीज़ों पर ही डिपेंड है, क्योंकि जब नीड होगी तो कंजम्पशन भी होगा और उसका प्रोडक्शन भी होगा। किसी चीज़ की नीड होगी तो सबसे पहले प्रोडक्शन ही होगा, फिर उसका कंजम्पशन होगा। उसके बदले में जब हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा होगी तो हम दूसरी चीज़ के लिए एक्सचेंज करेंगे या फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ही हमारा जो है थ्योरी इकोनॉमिक्स की बेस्ड है। नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव साइंस इज कंसर्न विद व्हाट इज एंड नॉर्मेटिव साइंस विद व्हाट आउट टू बी। तो जो एक पॉजिटिव साइंस होता है वो उसमें क्या मतलब होता है, व्हाट इज की क्या चीज़ है, और जो नॉर्मेटिव साइंस वो डील करता है किसके अंतर्गत, कि व्हाट आउट टू बी क्या है और क्या होना चाहिए। इन दो चीज़ों पर ही हमारी साइंस क्या है, आधारित है। पॉजिटिव साइंस इज अ प्योर साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस इज एन एथिकल साइंस। जो पॉजिटिव साइंस है वो हमारा प्योर साइंस है और जो नॉर्मेटिव साइंस है वो हमारा एथिकल साइंस है। नेक्स्ट है, डिडक्टिव मेथड कम डाउन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर्स। तो जो डिडक्टिव मेथड होता है वो कहाँ से आता है? पर्टिकुलर से आता है, एक जनरल पर्टिकुलर से आते हैं। और इंडक्टिव मेथड कम डाउन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर टू द जनरल। डिडक्टिव मेथड हमारे क्या होते हैं, जनरल से पर्टिकुलर तक जाते हैं, लेकिन जो इंडक्टिव मेथड होते हैं वो जनरल से पर्टिकुलर तक और फिर पर्टिकुलर से फिर से जनरल तक, मतलब एक प्रकार से चेन चलती रहती है इंडक्टिव मेथड में। नेक्स्ट है, डिडक्टिव मेथड स्टैटिक्स अप्रोच एंड अनबायस्ड। तो डिडक्टिव मेथड के जो स्टैटिक अप्रोच होते हैं वो अनबायस्ड होते हैं, लेकिन इंडक्टिव मेथड के डायनामिक अप्रोच होते हैं और बायस्ड होते हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटीज which govern human behavior concerning the utilization of limited resource for the attainment of unlimited ends। तो रॉबिन्स ने ये डिफिनीसन दी है। तो इकोनॉमिक्स लॉ, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब ह्यूमन की नीड होगी तो वो एफर्ट्स करेगा, और इस सब का स्टडी ही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है, ना कि वेल्थ की स्टडी। तो यही लिखा गया कि इकोनॉमिक लॉज आर द स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटीज विच गवर्न ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करता है कि किस तरह वो लिमिटेड रिसोर्स, जो उसके आसपास रिसोर्स हैं, उसके पास रिसोर्स हैं, अवेलेबल रिसोर्स हैं, उनका किस तरह से यूज करता है अपने चीज़ों के सेटिस्फेक्शन के लिए या चीज़ों की नीड को पूरा करने के लिए। यही हमारा इकोनॉमिक लॉ है, और ये किसने दिया था? रॉबिन्स ने। नेक्स्ट है, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड गुड। तो गुड्स की बात जब हम करते हैं तो गुड्स क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी वांट को या जो हमारी नीड को पूरा कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा क्या कहलाएगा? गुड्स। नेक्स्ट है, सर्विसेज रिफर्स टू द वर्क दैट अ पर्सन मे डू। तो सर्विस क्या होता है कि एक वर्क होता है जो एक पर्सन करता है। कोई सर्विस, जनरली सी बात है कि कोई आदमी जो एक काम करता है वो हमारा सर्विस ही कहलाता है। तो गुड्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट, सप्लाई के बेस्ड पर किया गया। तो सप्लाई के बेस्ड पर दो तरह के गुड्स होते हैं, फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड। तो फ्री गुड क्या होते हैं? दे हैव वैल्यू इन यूज बट नॉट वैल्यू इन एक्सचेंज। फ्री गुड्स वे होते हैं जो जिनका हम यूज कर सकते हैं लेकिन जिनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक गुड वो होते हैं, दे हैव बोथ वैल्यू इन यूज एंड एक्सचेंज। इकोनॉमिक वैल्यू को हम यूज भी कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फिर कंजम्पशन के आधार पर भी किया गया और ट्रांसफरेबिलिटी के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बेस्ड ऑन कंजम्पशन पर दो तरह का क्लासिफिकेशन है गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? यील्ड सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली, दे आर आल्सो कॉल्ड गुड्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो कंज्यूमर गुड्स क्या कहते हैं? इनको अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो तुरंत ये हमें डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसी वजह से ये गुड्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर के गुड्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के गुड्स कहलाते हैं ये। वहीं अगर प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो दीज हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ये क्या करते हैं कि दूसरी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करने में
मदद करते हैं, इसलिए ये हमारे गुड्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुड्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी की जो बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो किसी गुड्स की या किसी चीज़ की एक पावर होती है, किसको? ह्यूमन को सेटिस्फाई करने की, उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी इज जस्ट सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव भी होता है और रिलेटिव भी होता है। द टर्म यूटिलिटी हैज़ नो इथिकल एंड मोरल सिग्निफिकेंस। और जो यूटिलिटी होता है वो ना तो इथिकल ना ही मोरल सिग्निफिकेंस रखता है कोई, क्योंकि एक प्रकार से पावर है एक गुड्स की। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट कॉल्ड यूनिट्स। यूटिलिटी की यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट्स ही होती है। इकोनॉमिस्ट हु कॉन्टेंट दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल आर कॉल्ड कॉर्डिनेलिस्ट। जिन इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कार्डिनेलिस्ट। और इकोनॉमिस्ट हु सेज दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, और जिन इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, एंड हु फॉलो द अप्रोच आर कॉल्ड, और जो इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑर्डिनेलिस्ट। तो जिन्होंने कहा है कि यूटिलिटी मेजरेबल है वो कार्डिनेलिस्ट कहलाते हैं, और यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है वो हमारे ऑर्डिनेलिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अ कमोडिटी टू कमांड अदर थिंग्स इन एक्सचेंज फॉर इटसेल्फ। तो जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो हमारा किस पे पूरा टोटली डिपेंड होता है? किसी प्रोडक्ट की या किसी कमोडिटी की वैल्यू पे ही निर्भर होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। उस वैल्यू के हिसाब से ही हमें दूसरी चीज़ मिलती है एक्सचेंज में। तो वैल्यू हमारी क्या हुई? एक पावर हुई किसी चीज़ की जो हमारी एक्सचेंज में यूज होती है। नेक्स्ट है व्हेन वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एज प्राइज। और जब वैल्यू को हम किसके? मनी के रूप में हम व्यक्त करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। किसी चीज़ का प्राइस कहलाता है। किसी चीज़ को या तो हम किसी चीज़ को बेच सकते हैं और उससे सीधे हम क्या ले सकते हैं? रुपए ले सकते हैं, या तो फिर हम उसके बदले किसी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब हम एक्सचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही चीज़ हमें बदले में मिलेगी। तो वैल्यू हमारी क्या होती है? पावर होती है किसी कमोडिटी की, और उसी वैल्यू को जब हम मनी के रूप में हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त करते हैं, तो हमारा उस चीज़ की प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट है वेल्थ कंसिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियली एक्सचेंजेबल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो सभी एक्सचेंजेबल मीन्स, पोटेंशियल एक्सचेंजेबल मीन्स जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कराते हैं वेल्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वेल्थ के अंतर्गत। ना कि सिर्फ रुपया ही वेल्थ के अंतर्गत आता है। जितनी भी चीज़ें जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं वो सभी हमारा वेल्थ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है एनीथिंग विच पॉजेसेस वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेल्थ। तो एक्सचेंज में जो वैल्यू होती है वो हमारी वेल्थ होती है। वेल्थ भी कई तरह का होता है। पहला है हमारा सोशल और कम्युनल वेल्थ। नेक्स्ट है नेशनल वेल्थ। तीसरा है कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ, और चौथा है हमारा नेगेटिव वेल्थ। तो जो सोशल और कम्युनल वेल्थ होता है वो हमारा पार्क कहलाता है। नेशनल वेल्थ रिवर्स, जैसे ये एक एग्जांपल्स हैं। सोशल या कम्युनल वेल्थ जैसे पार्क हो गया, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? सभी लोग यूज कर सकते हैं। किसी एक का उसमें क्या होता है कि आधिपत्य नहीं होता है कि ये पार्क सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मैं घूमूंगा। उस पार्क पे उस समाज के सभी लोग जाते हैं, आते हैं और वहाँ पर घूमते हैं। तो वो सोशल या कम्युनल वेल्थ हो गया। जब बात आती है कि नेशनल वेल्थ की, तो नेशनल वेल्थ में रिवर्स आ गई। रिवर्स पूरे देश के लिए होती हैं, पूरे देश में घूमती हैं, बहती हैं, तो वो हमारा नेशनल वेल्थ है। इसी तरह कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ में भी रिवर्स आता है। और जब नेगेटिव वेल्थ की बात करते हैं तो वो हमारा डेप्ट आता है। क्या? कर्ज। कर्ज जो होता है, जब हम किसी से उधार लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो वो हमारा वेल्थ तो है, लेकिन वो कैसा वेल्थ है? वो नेगेटिव वेल्थ है, क्योंकि उसको हमें बाद में उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल मनी इज़ वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज़ नॉट मनी। तो जितनी भी मनी है वो हमारी वेल्थ के अंतर्गत आती है, लेकिन जितना भी वेल्थ है वो हमारा मनी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे वेल्थ में कोई भी चीज़ होती है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो हमारी वेल्थ के अंतर्गत आती है। वो ज़रूरी नहीं है मनी ही हो, वो उसके अलावा कई भी चीज़ें हो सकती हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो वेल्थ तो
कई चीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो मनी है वो सिर्फ वेल्थ के अंतर्गत ही आएगा, मनी वेल्थ ही कहलाएगा। नेक्स्ट है वेल्थ इज ए फंड एंड इनकम इज फ्लो। वेल्थ जो है वो फंड है और इनकम हमारा फ्लो है। वेल्थ इज द मीन टू एन एंड, वेलफेयर इज द एंड इटसेल्फ। तो वेल्थ जो है वो हमारा एक एंड है और वेलफेयर जो है खुद में एक एंड है। वेल्थ जो है वो हमारा क्या है, अंत का माध्यम है, लेकिन वेलफेयर जो है वो खुद में एक अंत है। क्योंकि जब वेल्थ होगा तो वेल्थ से ही हम अपनी क्या करेंगे, नीड्स को पूरा करेंगे और हम ना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, कुछ भी चीज़ करेंगे। तो वेल्थ जो होगा वो हमारा एक क्या होगा, माध्यम बनेगा, किसका, हमारे वेलफेयर के लिए। लेकिन जब वेलफेयर हमारे पास आ जाएगा, हम अच्छे से जितनी भी नीड्स हैं हमारी पूरी हो जाएंगी और जो भी चाहेंगे वो हमारा हो जाएगा, तो वो एक में हमारे एक प्रकार से वो अंत हो जाएगा। तो वेलफेयर इज़ द एंड इटसेल्फ एंड वेल्थ इज़ द मीन्स टू एन एंड। नेक्स्ट है ह्यूमन वांट्स इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंजम्पशन इज़ द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब ह्यूमन नीड्स होंगी, वांट्स होंगी, किसी चीज़ की इच्छा होगी, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। क्योंकि जब नीड्स होगी तभी वो उसके लिए एफर्ट्स करेगा, उसको पाने के लिए एफर्ट्स करेगा, तरह तरह की चीज़ें करेगा, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और जब वो चीज़ मिल जाएगी, उसका वो कंजम्पशन कर लेगा और सेटिस्फाई हो जाएगा, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का। उस चीज़ के लिए फिर वो आदमी क्या करेगा, एफर्ट नहीं करेगा। तो वो कंजम्पशन जो है वो हमारा एंड होगा, किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नेक्स्ट है कंजम्पशन इज डिफाइंड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का डिस्ट्रक्शन ही क्या है, कंजम्पशन कहलाता है। जैसे यूटिलिटी क्या है कि जो पावर होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, वो हमारी यूटिलिटी कहलाती है। तो जब हम कंजम्पशन करेंगे तो सेटिस्फाई होने के लिए ही करेंगे, इसका मतलब जो उसकी पावर है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूटिलिटी हमारा क्या है, कंजम्पशन। वांट्स की बात करें तो वांट्स में भी डिफाइंड एज द डिजायर विच इज़ एक्कम्पनीज बाय द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। तो वांट्स क्या है, हमारी एक प्रकार से डिजायर होती है, जो कैपेसिटी होती है किसको, सेटिस्फाई करने को। जो भी सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होती है वो हमारी वांट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है एनी सिंगल वांट इज स्टेबल लीड्स टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंगल वांट किसको फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वांट्स बिकम हैबिट लेस टू एंगल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस है उत्पत्ति के लिए, वो है हमारी फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेसेसरीज ऑफ इफ़िशियंसी, जो इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए ह्यूमन की, उनके अंतर्गत आती हैं हमारी कौन सी चीज़ें, जैसे व्हीकल हो गया फॉर अ डॉक्टर। तो इससे क्या होगा, डॉक्टर का तो काम है हमारा क्या करना, इलाज करना, लोगों को ठीक करना। लेकिन जैसे उसके पास व्हीकल होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच पाएगा, तो उसका क्या होगा, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। इसके बाद कन्वेंशनल नेसेसरीज है जो, वो है हमारी मैरिज हो गया, डिनर हो गया, ये सब हमारी कन्वेंशनल नेसेसरीज है जो समाज को देखकर की जाती हैं। नेक्स्ट है डिफेंस लग्जरीज। डिफेंस लग्जरीज के अंतर्गत जैसे हमारा गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये इनको गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें तो जैसे आजकल आप जानते हैं कौन ज़्यादा पहनता है, कोई पहनता नहीं, लेकिन फिर भी लोग इसको ख़रीदते हैं और रखते हैं। क्योंकि जब कभी क्राइसिस होती है तो फिर इसको बेचकर, इससे रुपए कमाकर फिर उस क्राइसिस को दूर किया जाता है। तो एक प्रकार से ये हमारे डिफेंस का काम करती हैं, बुरे वक्त के लिए काम करती हैं। तो ये हमारे डिफेंस लग्जरीज के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा इकोनॉमिक्स का डिस्कस किया है। तो जैसा आपको लगा हो कमेंट करके बताइए कैसा आपको ये वीडियो लगा। इसके बाद हम आज शाम को आपको जेनेटिक्स का पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें आज हम सेल डिवीज़न की बात करेंगे, मियोसिस और माइटोसिस की। तो शाम को तैयार रहिएगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।